तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताना चाहता मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस ये चल रही है जिसमें आपको निःशुल्क सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमने इसकी 2 क्लासेस आपको अपलोड करवा दी गई हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक से, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कैसे पड़ी और किस तरह से ब्रिटिश शासन साम्राज्य ने भारत में अपनी सत्ता को विस्तारित करने का प्रयास किया। यहाँ तक हमने कल आपसे डिस्कस कर लिया था। जो मैसूर के युद्ध थे, कर्नाटक के युद्ध थे। कर्नाटक के युद्ध पर आज हम देखेंगे मैसूर के युद्ध, वहाँ तक हमने चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली थी। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीज़ों को देखते हैं। मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ सर, ताकि चीज़ें आपको शार्प रहें। आपको दिक्कत हुई उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए, ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया था सर, वाणिज्यिक गतिविधियों से राजनीतिक शक्ति अर्जित करने की ओर कदम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, खास तौर पर भारत में व्यापार करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए कंपनी भारत में अतिरिक्त संसाधनों की आधारिता की तलाश में लग गई थी। ब्रिटिश कंपनी भारतीय व्यापार से अन्य पूंजी और प्रतिद्वंद्वों को प्राप्त करना चाह रही थी, इसका यह उद्देश्य था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के युद्ध क्यों, क्या कारण थे सर, आइए सबसे पहले जानेंगे इसके कारण। इसके कारण क्या है सर, उन कारणों पर हम चलते हैं। कर्नाटक के युद्ध के कारण पर सबसे बड़ा कारण ऐसा माना जाता है क्योंकि कई बार आप देखोगे PYQ आपको टॉपिक वाइज आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको गुड्डू सर कवर करवाएंगे PYQ, ठीक है, आपको सारे चलिए टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों कंपनियां दक्षिण भारत व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी। मतलब कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ये 2 कंपनियों के बीच की लड़ाई थी, जिसमें आप देखोगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ ही साथ युद्ध यूरोपीय संघर्ष का विस्तार आपको देखने के लिए मिल रहा था। इसमें यूरोपीय संघर्ष का विस्तार कंटिन्यूअसली भारत और एशिया जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा था। दोनों कंपनियां भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार को मामले में हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को घोषित कर रही थी। उनका उद्देश्य था ये सब करना। वो चाहती थी अधिक से अधिक हम पूंजी कमा सकें, धन कमा सकें। वहीं आप देखोगे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को लेकर के प्रथम 3 युद्ध लड़े गए कर्नाटक के। जो पहला युद्ध था अगर हम देखें वो था 1744 से 1748। यह युद्ध आप देखोगे यूरोप में प्रारंभ हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष के विस्तार को लेकर के, और यह लगभग अनिर्णायक हार रही। ऑस्ट्रिया सर क्यों महत्वपूर्ण, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रिया में उस समय आप देखोगे तो कई ऐसे नेचुरल रिसोर्स का एक अपना संसाधन के रूप में उभरा था, क्योंकि आप देखोगे औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इसीलिए सबको आवश्यकता थी लोहे की, सबको आवश्यकता थी कोयले की, ठीक है, सबको आवश्यकता थी कोल की, और ये सब ऑस्ट्रिया के पास में था। आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया आपको जर्मनी और उसके साथ साथ फ्रांस के बीच में आपको सीमा साझा करते हुए दिखेगा। किसके बीच में दिखेगा बच्चा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपको सीमा साझा करता हुआ देखेगा कि लैंडलॉक कंट्री है ऑस्ट्रिया, छोटा सा देश है, तो उसके उत्तराधिकार को लेकर के हुई थी। यहां पर जो विजय रहे थे, अगर हम देखें इस प्रथम कर्नाटक के युद्ध में, आप देखोगे जो विजय रहे थे वो फ्रांसीसी इसमें क्या थे, विजय रहे थे, ये ध्यान में रखना। उसके साथ साथ एक संधि हुई थी सर, उस संधि का आपको नाम याद होना चाहिए। संधि हुई थी सर, इसको बोलते हैं एक्सा-सेपल की संधि हुई थी। क्या हुई थी, एक्स-ए-सेपल की संधि हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे। कौन सी संधि हुई थी, एक्स-ए-सेपल की संधि हुई थी। इसके साथ में युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम कर्नाटक का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 के बीच में देखने के लिए मिला। यहाँ हैदराबाद और कर्नाटक, कहाँ, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामले में उसमें फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भागीदारी के कारण हुआ था। यह युद्ध हैदराबाद तथा फ्रेंच आधिपत्य और कर्नाटक पर ब्रिटिश आधिपत्य को स्थापित कर के साथ में समाप्त हुआ था।
आप देखोगे हैदराबाद पर तो किसका था, फ्रांचों का आधिपत्य हो चुका था, और कर्नाटक पर ब्रिटिश आधिपत्य के साथ समाप्त हो गया। यहाँ पर एक संधि हुई थी, सेकंड जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में आप देखोगे ब्रिटेन की क्या हुई थी, विजय हुई थी। यहाँ पर एक संधि हुई थी, उस संधि को याद रखेंगे जिसको बोलते हैं पड्डीचेरी की संधि। क्या बोलते हैं, पड्डीचेरी की संधि हुई थी, और इस संधि के माध्यम से आपका जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था। ठीक, और ये 1754 में संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या आता है सर, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये स्टार्ट होता है सर 1758 से 1763। इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो यूरोप में तो प्रारंभ हुआ, इस युद्ध में आप देखोगे फ्रांस ने भारत में अपनी स्थिति खो दी थी, और वंडीवास के युद्ध में फ्रांस कंपनी निर्णायक रूप से पराजित हुई थी। वंडीवास का युद्ध हुआ था, आप देखोगे 1764 के आसपास। कब हुआ था, 1764 के आसपास हुआ था, और यहाँ से आप देखोगे फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो खास तौर पे समापन की तरफ चली गई थी। तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना पर कोई एक मुद्दा नहीं है, उसमें कर्नाटक का युद्ध भी आता है। इस युद्ध में आप देखोगे निर्णायक जो आप देखोगे, सॉरी ये 64 नहीं था, वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये आप देखोगे 1760 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश की जीत हुई थी, यहाँ पर ब्रिटिश की जीत हुई थी। यहाँ पर एक संधि हुई थी, अगर आप देखोगे उस संधि का नाम था सर पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि हुई थी, और इस पेरिस की संधि के साथ में युद्ध आपका समाप्त हो गया। कर्नाटक के ये 3 युद्ध थे। इस कर्नाटक की युद्ध में आप देखोगे इसने केवल ये साबित नहीं किया कि कौन विजय कौन हारा, बल्कि इन कर्नाटक के युद्ध ने ब्रिटेन की शक्तियों को एक मौका दे दिया इस बात का कि भारतीय जो रजवाड़े हैं, भारतीय जो राजा हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं। इसने इस शक्तिशाली शक्ति को बता दिया कि राजाओं के पास कितनी क्षमता है, कितनी नहीं, जिससे भविष्य में इन राजाओं के प्रति अगर हम आंदोलन करें तो हम जीत सकते हैं या नहीं, ये चुनौती पैदा कर दी। ब्रिटिश सफलता के क्या क्या कारण थे, क्यों ब्रिटिश सफलता देखने के लिए मिली, इसके कई ऐसे कारण हैं सर, उसमें आप कुछ बिंदुओं पर निगाह डाल सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी व्यावसायिक रूप से अधिक पेशेवर और सफल कंपनी थी। चूँकि आप सभी जानते हैं ब्रिटिश कंपनी ऑलरेडी पहले से भारत से व्यापार कर रही थी, फ्रांसीसी कंपनी उस समय आई थी। आप देखोगे कि फ्रांसीसी कंपनी के विपरीत ब्रिटिश कंपनी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। कैसी थी, संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, इसलिए इसमें सरकार की अनुमति पर हस्तक्षेप कम था। देखो, एक होती है आप देखोगे संयुक्त स्टॉक कंपनी, 2 कंपनी हुई है सर, एक तो थी ब्रिटिश कंपनी जिसमें व्यापारी स्वयं लगे हुए थे, और एक थी आपकी डच कंपनी, ये भी एक तरीके से निजी कंपनी थी, व्यापारियों की कंपनी थी। अब जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए लाभ कमाना चाहता है तो तन मन धन से, गिव एंड टू से वो क्या करता है, काम करता है। ठीक, वहीं ऐसा फ्रांसीसी कंपनी नहीं थी, वो एक सरकारी कंपनी थी। उसके नीति और निर्माण में आप देखोगे उसके डिसीजन यूरोप में लिए जाते थे, फ्रांस में लिए जाते थे। उसके साथ साथ ब्रिटिश कंपनी को सक्षम अधिकारियों जैसे आप देखोगे रॉबर्ट क्लाइव, सर आयरकूट की सेवा मिली थी। लेकिन ये सब मत भूलना, फ्रांसीसी कंपनी का जो अधिकारी था, ठीक है, वो भी एक खूंखार शासक था। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे बंगाल के संसाधनों पर ब्रिटिश कंपनी को लाभान्वित किया गया था, और उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में अपनी शक्ति को विस्तारित कर दिया था। विषय उठता है कि सर ब्रिटिश कंपनी और बंगाल का शासन, ये सब क्या है, इसको जरा आपको समझना है। चूंकि नवाब और कंपनी के मध्य कुछ ऐसे विवाद देखने के लिए मिले। बंगाल का क्षेत्र सर, आइए देखते हैं बंगाल के शासन और साम्राज्य के बारे में। आप देखोगे बंगाल एक बड़ा समृद्ध शासक और साम्राज्य था, बड़ा ही सुविकसित एक क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर मुर्शीद कुली खां का अपना साम्राज्य होता था। उसके बाद अलीवर्दी खां वहां का शासक बनता है।
अलीवर्दी खां का कोई अपना पुत्र नहीं होता था, परंतु उसका एक भांजा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक। हेलो, हाँ जी, बाहर निकले, चले चाय पीने, चलो जल्दी एकदम फास्ट मूव। हैं, क्या बोल रहे हो?